अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट एनिशा और आप देख रहे हैं पाक अलर्ट्स और हमारा शो व्यूज़ एंड रिव्यूज़ विद एनिशा। और आज का शो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है, पर उससे पहले कुछ थोड़ी सी बात कर लेते हैं कराची के हवाले से। कराची का जो मौसम है, आप यकीन करें 2-3 दिन से इतना कोई खूबसूरत मौसम हुआ है। और इससे पहले अगर हम देखें तो कराची का मौसम ख़ासा गर्म था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। कराची की जो गर्मी है वो इस तरह की थी कि इतनी शिद्दत थी कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। तो अब जो मौसम है 2-3 दिन से वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम है, तो लोग मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कराची वाले वैसे भी आपको पता है ज़िंदा दिल लोग हैं। जब थोड़ा सा खूबसूरत मौसम होता है, बारिश होती है, फुहार पड़ती है, ठंडी ठंडी हवाएं होती हैं, तो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, फ्रेंड्स के साथ आउटिंग पे निकल जाते हैं। फिर एक और अच्छी चीज़ है कराची वालों की कि कराची में जो है वो खाने बड़े मज़ेदार होते हैं। कराची वालों की बिरयानी बहुत ज़्यादा मशहूर होती है। तो अब जो है कराची में रौनकें लगी हुई हैं रेस्टोरेंट पे, पथारों पे। एक अच्छी चीज़ कराची में ये है कि रेस्टोरेंट में तो आपको अच्छा खाना मिलता है, पर वो जो ढाबे होते हैं ना, जहाँ थोड़ा सा आपको सस्ता खाना मिलता है, वो भी बड़ी अच्छी जगहें आपको कराची में मिलेंगी। अगर आप कराची आना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बड़ी बेहतरीन मिलेंगी। सी व्यू तो हमारा है ही मशहूर, खैर वहाँ भी आप आएँ, इस अच्छे मौसम में इंजॉय करें। अच्छा जी, साथ साथ हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे हमारी गेस्ट भी हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया। इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट हैं डॉक्टर कंवल, ज़रा उनसे हम बात करेंगे। उनको वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच इज़ान जी फॉर इंट्रोडक्शन एंड कराची कितनी अच्छी पिक्चर खींचने के लिए। थैंक यू। अच्छा कमल, हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये 2-3 दिन से तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत मौसम है, यकीनन आप भी इंजॉय कर रही होंगी मौसम के साथ। तो वो कहते हैं ना कि जी सब चीज़ें आपको अच्छी लगने शुरू हो जाती है। अगर ख़वातीन की बात करें तो मेकअप करने का भी दिल करता है, अच्छे कपड़े पहनने का भी दिल करता है, शॉपिंग पे जाने का भी दिल करता है, मूड भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अब 2-3 दिन से तो बड़ा खूबसूरत मौसम है। अगर इससे पहले की हम बात करें तो ख़ासा गर्म मौसम था। पाकिस्तान में इतने गर्म दिन और इतनी गर्म रातें मैं समझ रही हूँ, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी हैं। इस पे क्या कहना चाहेंगी? जी बिल्कुल, आपका जो बात है उसको मैं सेकंड करूंगी कि इस वक्त कराची बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन मसला हमारे साथ एक और है कि हम आज जिस बात पे खुश हो रहे हैं ये कि मौसम अच्छा है, चलें इस हद तक तो ठीक है, लेकिन ये हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है। अगर हम इस वक्त भी सिर्फ मौसम के मज़े लूटने लगे और कुछ ना सोचा इसके बारे में, तो ये जो हमें 2-3 दिन मैसर हुए हैं, ये अगले आने वाले चंद सालों में हम इससे भी हाथ धो बैठेंगे। तो इस वक्त हमें कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है कि तब्दीली हो क्यों रही है। बेसिकली ये है, मूड अच्छा है, सब कुछ है, लेकिन दिल में खौफ है कि अब क्या होने वाला है, आगे क्या होगा, मज़ीद हमें क्या फेस करना पड़ेगा। ठीक। अच्छा, एनवायरनमेंट और की अगर भी बात करें, सॉरी डॉक्टर साहिबा, इसको भी साथ आप अपने इसी जवाब के साथ ले लीजिएगा कि सिर्फ पाकिस्तान, कराची एक शहर, एक मुल्क की बात नहीं हो रही, ये चेंज पूरी दुनिया में आया है। थोड़ा इस हवाले से भी आप इसी जवाब के बाद बताइएगा। जी देखिए, ऐसा ही होता है कि जो क्लाइमेट चेंज होता है ना, वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन में नहीं होता। अगर वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन से स्टार्ट भी होता है तो एंड अगर एक कॉर्नर से है तो दूसरे कॉर्नर तक उसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस या उसके इफेक्ट्स हैं वो ज़रूर फेस करने पड़ते हैं। हमारी ड्रॉबैक ये है हमारा कि हम जो हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। हालांकि हम देखें तो ये सारी कारस्तानी या सब कुछ तबाह करने वाली जो जो है वो डेवलप कंट्रीज हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो इजीली उस पर कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन उनका किया हुआ हम फेस कर रहे हैं। अब आप देख लें, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 6 या 7 नंबर पर है वल्नरेबिलिटी में, जी। लेकिन इससे पहले के जो 4-5 कंट्रीज हैं, हम तो समझ लें 1% क्रिएट कर रहे हैं। जो भी ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल गैसेस हैं, पाकिस्तान को हम देखें तो हम तो वो 1% क्रिएट कर रहे हैं, मगर वो 1% और जो जहां से 99% आ रहा है वो सारी डेवलप कंट्रीज हैं। तो हमें इस वक्त बहुत सीरियस कंसर्न्स की ज़रूरत है। और जाहिर है क्योंकि मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तो साइंटिस्ट जो है ना वो एक ये नहीं होता कि एक पर्टिकुलर रीजन तक महदूद होते हैं। हमारा जो होता है ग्लोबल कंसर्न होता है। हम ये देखते हैं कि अगर एंटार्क्टिका में कोई चेंजेस आ रही हैं तो वो चेंजेस के यहाँ क्या इफेक्ट्स होंगे, हम उसके लिए एक पहले से जो है वो प्रमोशंस और इन चीज़ों को करते हैं। प्रमोशंस की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इस वक्त काम करने की ज़रूरत होती है। और देखिए, एक बात जो मैं हमेशा अपने हर प्रोग्राम, हर इंटरव्यू में कहती हूँ कि हमारा
सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हमारी जो कंट्री है ना, यहाँ साइंटिस्ट इंतहाई हद तक नेग्लिजिबल है। आप सोचें कि हम 18-20 इयर्स की जो एक एजुकेशन लेके आते हैं, तो वो एजुकेशन आप फील्ड पर आते ही बिल्कुल उसको साइड लाइन कर दिया जाता है। तो इस चीज पे हमें फोकस करने की जरूरत है कि ये जो स्टोरी का आगाज है, ये जो हम देख रहे हैं ना इस वक्त हीट वेव का आना जी, आप इसके अंजाम सोचें तो आप हिल जाएं, क्योंकि हम पहले से सब चीजें पहले से बताते रहते हैं कि देखिए आइंदा अब 10 साल पहले की अगर आप हमारी स्टोरीज को देखें या हमारे जितने भी आर्टिकल्स हमने डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में दिए थे, उनमें हमने 10 साल बाद क्या होने वाला है उसका जिक्र उस वक्त कर दिया था, लेकिन ना हमारी गवर्नमेंट ने इस पे कोई ध्यान दिया। और आज हम ये कह रहे हैं कि भाई अर्जेंट बेसिस पे हमें प्लांटेशन करनी है, अर्जेंट बेसिस पे हमें हार्वेस्टिंग करनी है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो 10 साल पहले की जो आज काम आप करने जा रहे हो। ठीक, अच्छा आप क्या कहते हैं कि हुकूमती सतह पे इन चीज़ों को ज़्यादा खासा कोई बेहतर तरीके से नहीं देखा जा रहा, या पहले अगर हम देखें तो उससे पहले भी कोई अहमियत इन चीज़ों को ज़्यादा नहीं दी गई, इस वजह से ये सारी चीज़ें हमें फेस करनी पड़ रही हैं और आगे भी जाके फेस करनी पड़ेंगी? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैं आपको जैसे बता रही हूँ कि 2016 से हम ये बात कंटिन्यूसली हर डिपार्टमेंट को बता रहे हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किए हैं और एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हमारे सामने बहुत वल्नरेबल है, लेकिन उन्होंने क्या उस पर कोई किसी किस्म का, अच्छा हमने उनको प्लान्स भी दिए थे सबने हम, लेकिन इन्होंने क्या किया, कोई इस बात आज जाके जब 10 साल तकरीबन कंप्लीट होने वाले हैं और हमें कराची में शिद्दत की गर्मी फेस करनी पड़ रही है, तो कह रहे हैं कि अर्जेंटली काम करें। देखिए एक मैं आपको बात बताऊं कि नेचर का एक रूल होता है कि नेचर से जब आप उसकी जो फितरत छीनते हैं ना, वो उसको आपसे वापस लेती है, और जब वो वापस लेती है तो बहुत तबाहकुन अंदाज में लेती है जी। हम अगर प्री इंडस्ट्रियल जोन की बात करते हैं, जिसमें हमारे तकरीबन 1850 से 1900 की बात करें, तो उस जमाने से लोगों ने ये कहा था कि जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो उसके क्या नुकसानात होंगे, क्या नुकसान, उसको टोटली नेग्लेक्ट किया। ये मैं साइंटिस्ट की बात कर रही हूँ। देखिए मैं एक नॉर्मल पर्सन की बात नहीं कर रही, नॉर्मल पर्सन को बेचारे को पता ही नहीं है कि उसके साथ हो क्या रहा है जी। लेकिन कम से कम जो कंसर्न है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, आप अगर उनको मैदान में इस वक्त नहीं लाएंगे तो आप, वही बात है कि आप आंखें बंद करके बैठे रहे और फिर नुकसान उठाते रहेंगे। बिल्कुल। अच्छा अब मुझे बताइएगा कि अब जो हम सुन रहे हैं बात, उस पर थोड़ा सा बताइएगा कि आने वाले चंद सालों में बारिश वो भी नहीं बरसेगी, मामलात बहुत हद तक खतरनाक हो जाएंगे, क्या कहेंगे उस पर? देखिए बारिश जो है ना, उसका स्पैन बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। ठीक है, हम या तो कहते हैं कि बारिशें बिल्कुल नहीं होंगी, या होंगी तो इतनी होंगी कि उससे फ्लड होगा। अच्छा। और अगर नहीं होंगी तो इतनी नहीं होंगी कि जिससे ड्रॉट का कहत आएगा। यानी इस वक्त हम बॉर्डर लाइन के बीच में फंस गए। हम या तो बिल्कुल सेंटर से 0 पे आ जाएंगे, या हम 100 पे चले जाएंगे। 100 पे सेंस भी मैं तबाहकुन हालत नहीं कह रही कि इस वक्त तो हम बिल्कुल सेंटर पोजीशन पर हैं। यानी हमारा एक गलत कदम इस वक्त भी हमें बहुत बुरी तरह से फंसाएगा। बारिशों का प्रेडिक्शन यही है कि अगले 10 ये 10 ईयर्स है, इनमें बारिशों की प्रेडिक्शन ये है कि या तो बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो। ठीक है, और ये हम जिस रीजन में है, जो हम एरिड जोन में है इस वक्त, इसमें तो हमारे पास एक अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन, आप देख लें कि जिस दिन ये तो बच्चा कराची का कहने लगा है कि जिस दिन प्रेडिक्शन होती है उस दिन बारिश नहीं होती है, और जिस दिन की प्रेडिक्शन नहीं होती है उस दिन बारिश हो जाती है जी। ये कॉमन पर्सन की एक थिंकिंग है। ठीक है, हम क्या कहते हैं, हम ये कहते हैं कि ये पैटर्न चेंज हो गया। आप एक अनसर्टेन पैटर्न में है इसका, आपको ये नहीं पता कि किस वक्त आपके पास क्लाउड आएगा और वो बरस के जाएगा, और किस वक्त आपके पास क्लाउड आएगा और वो वैसे ही इन हवाओं की वजह से, जो सी ब्रीज होती है उनकी वजह से बगैर बरसे यहाँ से गुजर जाएगा। मैं कोशिश ये करूंगी इसको बहुत एक नॉर्मल से उसका मदद सके। तो हमारा जो आप देखें अक्सर कराची में सी ब्रीज रुक जाती है जी, और उसकी वजह से पूरे कराची में एक स्मेल होती है, खास किस्म की स्मेल फैलती है, जो कि ये जगह जगह जो हमने कूड़ा कचरा फेंका हुआ है, जब सी ब्रीज की वजह से वो नॉर्मल हालत में आपको फील नहीं होती, लेकिन जैसे ही सी ब्रीज रुकती है वो पूरे कराची में एक स्मेल आती है। ठीक है, अच्छा यही हाल हम बारिशों की वजह से भी करते हैं। जब क्लाउड यहाँ आता है और अगर यहाँ से सी ब्रीज होती है तो वो उस क्लाउड को दूर फेंक देती है,
और वो बगैर बरसे कराची से चला जाता है। यही हाल हम अगर और जहाँ पे बलोचिस्तान के एरियाज है वहां का भी हम देखें तो मतलब पैटर्न जो है ना वो क्लाइमेट चेंज की वजह से चेंज होगा। दिस इज कॉल्ड द चेंजिंग इन पैटर्न। जी अच्छा कमल, मुझे जी जी आपको आवाज आ रही है कमल मेरी? जी जी आ रही है। अच्छा अब थोड़ा सा अगर हम इंसानी जान की बात करें जो हम समझते हैं कि बहुत कीमती है, कितनी नुकसानदेह है इस टाइम जो मौसम की सूरत हाल है, जो आबो हवा है, जो गर्मी है, जो मौसम है, ये सब इंसानी सेहत के लिए कितना नुकसानदेह? देखिए इस वक्त जो कराची है ना वो हाईली पॉल्यूटेड जोन है जी, और इसको बिल्कुल बीइंग अ साइंटिस्ट मैं इस बात को सेकंड करूंगी और लोगों के साथ जो एक्सपर्ट्स यहाँ के मौजूद हैं वो ये कह रहे हैं, जो एनवायरमेंट यानी मेट्रोलॉजिस्ट हैं उनकी अगर हम बात करें, आई एम नॉट अ मेट्रोलॉजिस्ट, तो उनका कहना ये है कि इस वक्त जो है वो हवा जो है वो बहुत ही इसका जो एयर इंडेक्स क्वालिटी वो बहुत वर्स्ट हो गई है, यानी ये ना रहने की जगह बनता जा रहा है कराची। हम कुछ सालों पहले लाहौर को कहते थे कि वो हाईली पॉल्यूटेड है, लेकिन अब कराची जो है वो उस नंबर पे आ रहा है, यानी सेकंड नंबर पे आ जाएगा भी आइंदा 1-2 सालों। अच्छा इसका बड़ा रीजन क्या है? जैसे हम जानते हैं कि कराची जो है ना एक हब है जहाँ पे मुख्तलिफ तरह की इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज यहाँ पर मौजूद है। वो क्या करते हैं, देखिए हर एक का अपना अपना एक रोल है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट को चाहिए कि अगर वो वहां से कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसकी जो वेस्ट है, जो हार्मफुल वेस्ट है, उसको वो प्रॉपर ट्रीट करके और जो है वो नदी नालों की तरफ लेके जाएं। अनट्रीटेड वेस्ट उसमें फेंक रहे हैं। अच्छा इसी तरह से पार्टिकुलेट जो हैं वो स्मोक में शामिल हो रहे हैं। इसी वजह से हम यानी हमारी कराची जो है ना वो मुख्तलिफ तरह की डिजीजेस का शिकार है। हम पर ईयर जो एक नॉर्मल पर्सन जो पर ईयर जो ऑक्सीजन लेता है वो तकरीबन 9.5 टन होती है जो हम इनहेल करते हैं। अच्छा उसके अंदर हम क्या हो रहा है कि इस वक्त जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल है वो बढ़ गया है। कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल के बढ़ने की वजह से हमारे साथ हो क्या रहा है कि इस वक्त मुख्तलिफ तरह के पार्टिकुलेट्स मिलकर और हाईली पॉल्यूटेड क्रिएट करके आपको लंग कैंसर, लंग डिजीजेस में एस्थमा की प्रॉब्लम कॉज कर रहे हैं, पॉलन एलर्जीज कॉज हो रही है। यानी वी हैव लॉट्स ऑफ डिजीजेस जो एक नॉर्मल पर्सन फेस कर रहा है। किडनी फेल होने के इतने ज्यादा केसेस हो रहे हैं क्योंकि हम जो वाटर इनटेक कर रहे हैं वो पोल्यूटेड वाटर है जी, वो हम इनटेक कर रहे हैं। तो ये इस वक्त हम जो है ना वो बहुत ही सीरियस किस्म की डिजीजेस में मुब्तला हो रहे हैं। बच्चों और खास तौर पे जो एजेड लोग हैं वो इसमें खास तौर पे ज्यादा शिकार हो रहे हैं। अच्छा यंगस्टर्स के लिए भी क्या हो रहा है कि यंगस्टर्स जो हैं क्योंकि वो पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करते हैं। देखिए हम हर तरह की पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन का कोई एक लेवल नहीं है। हम इस वक्त हर तरह की पॉल्यूशन में हैं। हम इस वक्त अपने घर में जो इलेक्ट्रिक है वो भी पॉल्यूशन कॉज कर रहा है ना, आप हर वक्त मोबाइल के साथ होते हो, ये भी मतलब हम मुख्तलिफ तरह की पॉल्यूशन का शिकार है। तो इसमें हमारे पास करना क्या है, हमें ना सिर्फ एक स्टेप नहीं लेना, इसमें हमारे पास 4-5 मेजर स्टेप्स हैं जो हर इंडिपेंडेंट पर्सन को चाहिए कि वो उसको अडॉप्ट करे। देखिए हम 1200 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिड्यूस कर सकते हैं अगर हम अपने इर्द गिर्द से 10% गार्बेज को रिड्यूस कर दें। तो हम ये एक जिम्मेदारी ले सकते हैं ना कि हम अपनी गली के लोगों के साथ मिलकर कम से कम अपने इलाके में 10% गार्बेज कम करना तो कोई मसला ही नहीं है ना, हम उसको कर दें तो ये आप सोचें 1200 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। फिर हम ये देख रहे हैं कि हॉट वाटर जो कि आजकल बहुत है कि ट्रेंड में आ रहा है कि हॉट वाटर यूज में है। हम आपको बताएं कि 500 पाउंड अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करना चाहते हैं ना तो हमें कम से कम लेस जो हॉट वाटर है उसको रिड्यूस करना है। इस तरह हम 500 पाउंड पर ईयर कार्बन डाइऑक्साइड सेव करें। फिर हम रिसाइकलिंग करें। रिसाइकलिंग में तकरीबन हम 2000 से 2400 पाउंड तक की कार्बन डाइऑक्साइड को हम डेली अपने घर का सिर्फ हाफ हाउस होल्ड, यानी मेरे घर में जो डेली कचरा आ रहा है ना मैं उसको 50% भी अगर रिड्यूस करती हूँ तो मैं तकरीबन 2000 से 25 पाउंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव करूंगी, क्योंकि ये मेजर गैस है जो आपके लिए तबाही का सबब बन रही है। तो इस वक्त हमें फोकस करने की जरूरत है।
तमाम चीज़ों पर। अच्छा डॉक्टर कमल, अगर कराची की बात करें, आप भी कराची की रहायश पजीर हैं, कराची की अगर बात करें तो मेरी तरह आप भी कराची निकलती होंगी सड़कों पे, गलियों में, बाज़ारों में, मार्केट्स में और कहीं भी जाती होंगी, तो कराची तो आप देखें, आपको माजरत के साथ कराची में कचरा आपको जगह जगह नजर आएगा, सफाई का कोई इंतजाम नहीं है। और अगर आप सड़कों पे जाएं तो गाड़ियों के साथ साथ बाइकें आपको इतनी ज्यादा नजर आएंगी, तो ये चीजें कैसे बेहतरी की तरफ जाएंगी? अब अगर एक सिंगल इंसान जो है वो अपनी तरफ से कोशिश करता है, पर अगर हुकूमती सतह पे अगर इसको बेहतरी की तरफ लेके जाया जाए तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले तो ना हर इंडिपेंडेंट शख्स को, इंडिविजुअल शख्स को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझने की ज़रूरत है और फिर उसको जो है ना वो प्रोसेस करने की ज़रूरत है। मैं ठीक है, गवर्नमेंट लेवल पे तो हम जाएंगे, लेकिन आपके घर में फॉर एग्जांपल के 4 मेंबर हैं जी, अगर 4 मेंबर मिलकर 10% भी गार्बेज कलेक्ट करते हैं तो 40% तो आपने उस वक्त रिड्यूस कर दिया, बाकी रह गया 60%। तो हम उसमें गवर्नमेंट को कहें कि अब आप काम हमारे साथ मिलके करें। हम तो 40% करने को तैयार नहीं है। आप जो ये बात कह रही है ना कि गली जो है वो कचरे, तो बिल्कुल मैं आपकी बात को, इस बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। सिर्फ गलियां ही नहीं, अगर लोगों के घरों के सामने आप हाल देख लेना तो अपने ही घर का कचरा उन्होंने अपने घर के बिल्कुल अपने सामने वाले के घर के सामने तो फेंका हुआ होता है। तो क्या गवर्नमेंट एक एक घर से कचरा उठाएगी? आपकी भी तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। मैं ये नहीं कहती कि हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं करती और कुछ नहीं करेगी, लेकिन आप बीइंग अ सिटीजन, आपका क्या ये फर्ज नहीं है कि आप एक बास्केट रखें, एक उसके अंदर तमाम चीजें सॉर्ट आउट करके डालते हैं ना। तो सॉर्ट आउट भी नहीं आपको इतना मुश्किल लगता है तो आप कम से कम उसमें कचरा डाल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। लेकिन लेकिन यहाँ कुछ नहीं है ना। आप जब तक इंडिविजुअल तौर पर अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझेंगे तो आपके मुंह में कोई आके निवाले नहीं देता। आप खाना आपको खुद पड़ता है, तो आप जब आप खुद खा रहे हैं तो आप अपना कचरा क्यों नहीं ठिकाने लगा सकते?